हाय फ्रेंड्स, भरत अखानी आइकॉन इंजीनियरिंग क्लास आंबावड़ी। आज हम डीडी सेट के लिए टोटल सब सब्जेक्ट का मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंस है, सबका एक 50 ऐसे एमसीक्यू लेंगे जो एमसीक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत आने वाले लगते हैं, मीन्स वो बहुत प्रोबेबल है। तो ऐसे हम आज डिस्कस करेंगे, जो आप कर लोगे तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमारा डीडी सेट का जो आइकॉन इंजीनियरिंग क्लास है, इसमें ऑफलाइन चलता है। ऑफलाइन डीडी सेट की जो तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए क्लासेस चलते हैं, कोचिंग चलता है, तो आप वहाँ भी आ सकते हो और वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। अब देखो, हम एमसीक्यू चालू करते हैं। पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the vector quantity? इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? तो देखो, टेम्परेचर, मास, डिस्टेंस और फोर्स। तो आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी आपका फोर्स है। फोर्स वेक्टोरियल क्वांटिटी है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन वो आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो वेक्टर होता है, इसलिए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टेम्परेचर, मास एंड डिस्टेंस ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इफ मेजरमेंट हैज ए एब्सोल्यूट एरर ऑफ 0.02, हमारा जो मेजरमेंट में इतनी एब्सोल्यूट एरर हो, 0.02 की एब्सोल्यूट एरर हो मेजरमेंट में, तो एंड द मेजर वैल्यू इज 2.5 और आपकी मेजर्ड वैल्यू 2.5 है, तो व्हाट इज द रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर क्या होगी? देखो, इसमें आंसर आएगा सी, मीन्स 0.008, 0.008 ये आंसर आएगा। कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूं। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, एब्सोल्यूट एरर हमारी 0.02 सेंटीमीटर है। एब्सोल्यूट एरर 0.02 सेंटीमीटर है एंड मेजर्ड वैल्यू है हमारी वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो रिलेटिव एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड एरर वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू वो आपकी रिलेटिव एरर होती है। तो रिलेटिव एरर होगी 0.02 अपॉन 2.5, मीन्स 0.008 होगी। अब तीसरा एक एग्जांपल देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड यूजिंग द वर्नियर कैलिपर with a least count of 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर का लिस्ट काउंट है। व्हाट इज द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट? मेजरमेंट का प्रिसीजन कितना होगा? तो देखो, इसमें आंसर आएगा, पहले हम देख लेंगे कि आंसर आएगा बी, मींस ए प्रिसीजन होगा, क्योंकि द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द टू मेजरमेंट। दो मेजरमेंट आप ले सकते हैं, इसमें कितना स्मॉलेस्ट डिफरेंस हो सकता है वो लिस्ट काउंट होता है। तो वर्नियर कैलिपर्स लिस्ट काउंट रिफर टू द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, ये याद रखना है आपको। यू हैव टू रिमेंबर। देन स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या ले सकते हैं हम वर्नियर से? वो इसका लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट इसका इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन होता है। क्या होता है? प्रिसीजन। तो यहाँ लिस्ट काउंट क्या दिया गया आपको? 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर 0.1 मिलीमीटर होता है। यहाँ आंसर आपको मिलीमीटर में दिया है, इसलिए वो मिलीमीटर में। तो एक करेक्ट आंसर ए है, बी। अब इसके आगे देखेंगे। अब देखो, लिस्ट काउंट कैसे गिनते हैं वो भी हम सीख सकते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि लिस्ट काउंट कैसे हम कर सकते हैं। देखो, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। देखो, हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर्स है, तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट होता है वो आपका प्रिसीजन होता है। तो लिस्ट काउंट होता है वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पे जो 1 डिवीजन की वैल्यू होती है वो, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी
वर्नियर स्केल, वर्नियर पर जितने डिवीजन हो वो, और 1 डिवीजन की वैल्यू मेन स्केल पर जो होती है वो आपका लीस्ट काउंट होता है, वो आप जानते हो। अब इसके आगे और देखेंगे हम। देखो स्क्रू गेज, हमारे पास एक स्क्रू गेज है। देखो एक स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है हमारे पास। इसका पिच है 0.5 मिलीमीटर and 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन है। तो व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज? तो जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो आपका लिस्ट काउंट होता है, तो लिस्ट काउंट क्या होता है आप जानते हैं। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिस्टेंस ऑफ स्क्रू, जो पिच होता है वो अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन होते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन, वो इसका लिस्ट काउंट होता है। तो यहां हमें दिया गया है 0.5 मिलीमीटर एंड 100 डिवीजन, तो इसका 0.005 वो आपका आंसर आएगा। करेक्ट आंसर होगा आपका बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। देखो हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। इन मेजरमेंट इफ द मेजर्ड वैल्यू इज 30 सेंटीमीटर, मेजरमेंट में आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है एंड एब्सोल्यूट एरर आपकी 0.2 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू? पॉसिबल वैल्यू की रेंज क्या हो सकती है? तो देखो हमें दिया गया है एब्सोल्यूट एरर 0.02 सेंटीमीटर दिया गया है, मेजर्ड वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मेजर्ड वैल्यू कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू। आपका पॉसिबल वैल्यू आपसे इससे डिसाइड कर सकते हैं। देखो इसमें आंसर आएगा ए, मींस 29.8 टू 30.2 के 30 है आपका, तो इसमें 0.02 सेंटीमीटर आपका जो है वो एब्सोल्यूट एरर है। तो इसको माइनस करेंगे 30 में से, तो 29.8 और प्लस करेंगे तब 30.2, तो ये आपका रेंज होगा, मेजरमेंट का आपका रेंज है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ मेजरमेंट ये होगा। तो ये आप आंसर आएगा आपका ए। उसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख सकते हैं। देखो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो देखो, तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द एब्सोल्यूट एरर, हमें क्या करना है, रेंज निकालना हो, मेजरमेंट की रेंज निकालना हो तो आपको एब्सोल्यूट एरर में से वो एब्सोल्यूट एरर आपको सब्ट्रैक्ट करना था तो ऐड करना पड़ता है। मींस आपका जो 30 प्लस 0.2 30.2 और लोअर लिमिट है 30 माइनस 0.2 तो 29.8, तो ये आपकी पॉसिबल रेंज हो सकती है। तो ये आपकी पॉसिबल रेंज हो सकती है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इफ द मेजरमेंट इज 5 मीटर, हमारा मेजरमेंट 5 मीटर है विथ प्रिसीजन ऑफ 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मीटर का प्रिसीजन है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन द मेजरमेंट, मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? तो हम देखो पहले तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख ले कि कितनी होगी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी। तो देखो सिग्निफिकेंट के लिए रूल क्या है, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, रूल नंबर 4, इन द मेजरमेंट ऑफ 5, जो हमारा जो 5 मेजरमेंट है 5 मीटर, द डिजिट 5 एंड ट्रेलिंग 0, इसके बाद जो ट्रेल होता है 0, डबल 0 है, आर द सिग्निफिकेंट, ए सिग्निफिकेंट है। इसका मीन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो जो 5 है और उसको जो ट्रेल करता है, जो 2 0 ट्रेल करता है वो भी सिग्निफिकेंट है, तो 3 फिगर आपकी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट होगा 3 एंड आंसर इज 3, इसका आंसर होगा 3, आंसर 3 होगा, सी आंसर होगा। अब देखो इसके बाद का एक क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। चलो अब देखो,
पहले इसको ऐसे कर देंगे। देखो, द फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, द फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ पे जो मूव करता है, आपको मालूम है कि जब सर्कुलर पाथ पे कोई मूव करता हो, देखो the force that act on the object moving in the circular path is directed outward from the center। सेंटर से जो बाहर लगता है इसको क्या बोलते हैं? सेंटर से बाहर लगता है वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहां सर्कुलर पाथ पे मोशन करता हो, सर्कुलर पाथ पे मोशन करता हो, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और इनवर्ड डायरेक्शन में जो सेंटर तरफ लगता है वो आपका सेंट्रीपिटल होता है। तो यहां होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स दैट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से बाहर की तरफ जो लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, और अंदर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल होता है। तो सेंट्रीपिटल क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। सेंटर की तरफ जो लगता हो उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। ओके, तो यहां हमारा आंसर आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि यहां लिखा है डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से बाहर लगता हो, डायरेक्ट होता हो, तो वो होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल। अब देखो, हमारे पास इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक इज इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक इज mgh/t f इंटू dt, अथवा तो काइनेटिक इज इक्वल टू p/t। तो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1/2 mv² आता है। दैट इज, ये याद रखना है आपको, काइनेटिक एनर्जी हमेशा 1/2 mv² आता है। ओके, अब आगे का एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो, द एनर्जी, देखो एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम। देखो, तो एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पजेस ड्यू टू द मोशन। मोशन के लिए, जब मोशन में हो, बॉडी वेलोसिटी में हो, मोशन में इसके पास मोशन होता है, तब इसके पास कौन सी एनर्जी पजेस होती है? आप जानते हैं काइनेटिक होती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसकी मोशन के कारण होती है। जो मोशन होती है इसके कारण जो होती है वो काइनेटिक होती है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इसके स्थान के कारण, उसके जो पोजीशन है, पोजीशन के कारण जो होता है, ऊपर होता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, mgh होता है। क्या होता है? mgh। mg मीन्स वेट इनटू हाइट, तो दैट इज mgh पोटेंशियल होती है। काइनेटिक उसके मोशन के कारण होती है। कोई बॉडी मोशन में हो तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, राइट। तो एक काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण होती है, और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। आगे के क्वेश्चन में हमने देखा वो था 1/2 mv², वो आपका काइनेटिक एनर्जी था। अब एक और क्वेश्चन ले लेंगे। इन सर्कुलर मोशन, जब सर्कुलर मोशन होती हो, इन सर्कुलर मोशन which force is responsible for keeping the object moving in the circular path? देखो, पहले देखो, जब हम सर्कुलरली घुमाते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, एक डोरी पे रख के, डोरी पे बांध दिया इसको, और जो हम घुमाते हैं तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, जो सेंटर से दूर लगता है, वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, और अंदर की तरफ लगता है, जो सेंटर की टुवर्ड्स लगता है, वो आपका सेंट्रीपिटल होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? इसको सर्कुलर पाथ में बंधे रखता है, सर्कुलर पाथ में रखता है, सर्कुलर पाथ बनाने में मदद करता है। तो सर्कुलर मोशन विद द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल कीपिंग द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मूविंग करने के लिए सर्कुलर पाथ में जो फोर्स काम करता है वो सेंट्रीपिटल होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज आपको, जो बॉडी होता है, बॉडी को सर्कुलर पाथ में मेंटेन करता है, और सेंट्रीफ्यूगल होता है वो दूर धकेलने का प्रयत्न करता है, सेंटर से दूर इसको फेंक देता है। लेकिन जब
उसको सर्कुलर मोशन चाहिए ऑब्जेक्ट को, तो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है। तो यहां आंसर आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आपका आंसर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हमें बहुत सारे लेने हैं, हम जल्दी करेंगे थोड़ा। देखो, अच्छा यहां हमें ये भी देख लेंगे हम कि सेंट्रीफ्यूगल पिटल फोर्स होता कितना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू mv² अपॉन r होता है। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल सेम होता है, तो वो होता है आपका Fc इज इक्वल टू mv² अपॉन r होता है। वेलोसिटी हमारी क्या होती है, जो हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी होगी रेडियस इनटू ओमेगा। ओमेगा मींस सर्कुलर, उसकी आपकी एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इनटू रेडियस करोगे तो आपको मिलेगी लीनियर वेलोसिटी। तो Fc इज इक्वल टू mv² अपॉन r होता है, जो आप ओमेगा के रेफरेंस में लेंगे तो m v को बोलेंगे r इंटू ओमेगा, उसका स्क्वायर होगा, मींस m r ओमेगा। ए भी होता है। तो Fc आपको जो लीनियर वेलोसिटी के टर्म में चाहिए तो ए होती है, लेकिन जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको ओमेगा के टर्म में चाहिए, मींस आपको आपका एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में चाहिए, तो m r ओमेगा स्क्वायर होता है। ये रिलेशन याद रखना है कि जो लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना हो, आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो तो रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। अब देखो एक आगे का क्वेश्चन देखेंगे। इफ फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए ऑब्जेक्ट फॉर 5 सेकंड, हम एक फोर्स 5 सेकंड के लिए लगा रहे हैं, व्हाट इज द इंपल्स ऑफ फोर्स। तो इंपल्स ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है। जो एक बड़ा फोर्स स्पॉट टाइम पे लगता हो तो इंपल्स पैदा होता है, उसको इंपल्स बोलते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू, जो हमारा फोर्स होता है एफ है, यहां फोर्स, टाइम 5 सेकंड है, तो इंपल्स ऑफ फोर्स होता है फोर्स इनटू टाइम, तो दैट इज 10 इंटू 5, दैट इज 50 न्यूटन सेकंड। तो 50 न्यूटन सेकंड, यहां सेकंड रह गया है, हाँ 50 न्यूटन सेकंड इज सॉरी, यहां नहीं दिया गया है, सॉरी, तो ये नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर देखो, ये दो आंसर 50-50 है, लेकिन यहाँ न्यूटन सेकंड है, यहाँ न्यूटन ओनली है। न्यूटन ओनली नहीं आता क्योंकि न्यूटन इंटू सेकंड होता है। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है, तो न्यूटन इंटू सेकंड होता है, तो यहाँ आंसर आएगा 50 न्यूटन सेकंड आएगा। तो न्यूटन सेकंड इज योर आंसर, 50 न्यूटन सेकंड आंसर। अब देखो इंपल्स क्या होता है, तो इंपल्स की जो आप डेफिनेशन देखें तो फोर्स दैट एक्ट ऑन बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम। जब शॉर्ट टाइम पे एक फोर्स लगता हो बॉडी पे तो इसको इंपल्स बोलते हैं। इट इज अ इंपल्स ऑफ फोर्स। चलो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर, यहां देखो सिंपल्स के बारे में थोड़ा आगे हम भी सोच ले तो फॉर्मूला होता है इंपल्स फोर्स इनटू टाइम होता है। एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकंड होगा, क्योंकि एसआई में फोर्स न्यूटन होता है, टाइम सेकंड में होता है। अथवा तो केजी मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखो न्यूटन क्या होता है, जो हमारा 1 न्यूटन होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, आपका जो टाइम। तो इंपल्स का यूनिट क्या हुआ, सेकंड, यहाँ कट कर देंगे तो केजी मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं और न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हैं। अब देखो आगे का एक देखेंगे क्वेश्चन, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है और मास इंटू वेलोसिटी आपका लीनियर मोमेंटम होता है। तो देखो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज ए, लीनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन किया जाता है, देखो तो लीनियर मोमेंटम होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो मास इंटू वेलोसिटी, बी इज द आंसर। इसका आंसर, करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी वो आपका मोमेंटम होता है, एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी नहीं आता और मास अपॉन वॉल्यूम नहीं आता। मास अपॉन वॉल्यूम होता है आपका डेंसिटी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है।
तो मास इंटू वेलोसिटी, इट इज द करेक्ट आंसर। तो डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी टू द वेलोसिटी, और इसका यूनिट क्या होगा, तो हम यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा, आपका फॉर्मूला मोमेंट मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास केजी में मेजर किया जाता है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ऐसा यूनिट होगा, इसका आपका यहाँ मांगा नहीं है, हमें मोमेंटम का यूनिट नहीं चाहिए, लेकिन हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो मोमेंटम इज इक्वल टू केजी मास इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड ये आपका मोमेंटम होगा, केजी मीटर पर सेकंड, और सीजीएस में लेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होगा इसका सीजीएस में। ये सीजीएस यूनिट है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी इज इन्वॉल्व्ड। वेलोसिटी होता है तो वेक्टर होता है, स्पीड होता है तो स्केलर होता है। तो मास तो आपका स्केलर है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए ये मोमेंटम विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। तो आपकी मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। अब देखो इसके बाद एक और ले लेते हैं, टू कैपेसिटर। जो आपके दो कैपेसिटर है आपके पास, C1 है उसका 3 माइक्रोफेराड है उसका कैपेसिटेंस है, C2 है उसका 2 माइक्रोफेराड है, C1 का 3 माइक्रोफेराड है और C2 का 2 माइक्रोफेराड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इफेक्टिव क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा। देखो सीरीज में क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंट होता है सीरीज में ऐसे होता है। देखो इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, ऐसे होता है। देखो 1/c दैट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस C2। जो आप कैपेसिटर को पैरेलल लगा देंगे तो इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको सीरीज में लगाएंगे, जो रेजिस्टेंस से उल्टा है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज में लगाओ तो समेशन हो जाता है डायरेक्ट, और जब पैरेलल लगाओ तो 1/1 वाला फॉर्म होता है। लेकिन यहां क्या होगा, जब सीरीज में लगा होगा कैपेसिटर का रेजिस्टेंस से उल्टा होता है। मींस जब आप सीरीज में लगाओगे, आप सीरीज में आप कैपेसिटर को लगाएंगे तो आपका होगा 1/c, इफेक्ट आपका इक्विवेलेंट होगा 1/c 1/c1 प्लस 1/c2 होगा, राइट। तो आप ऐसे होगा। हम देखते हैं आगे कैसे आंसर बनेगा, देखेंगे। देखो दो इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। इसका मतलब एलसीएम करेंगे, यहां C1 C2 एलसीएम आ जाएगा, C1 C2 प्लस नीचे, और उसको उल्टा कर देंगे तो AC बन जाएगा। तो C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहां C1 इंटू C2 आपका एलसीएम हो जाएगा और ऊपर C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो अब इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो 3 and 2 है, तो 3 into 2 and 3 plus 2, तो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 12 माइक्रोफेराड है। तो इसका आंसर आएगा 12 माइक्रोफेराड है। बट जब पैरेलल ज्वाइंट करेंगे तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा। ये भी याद रखना है क्योंकि ये सीरीज में था, सीरीज में होगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है, लेकिन जब पैरेलल होता है तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। तो ये भी याद रखना है आपको। देखो अब देखेंगे एक 14 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे, MCQ देखेंगे। वायर एज ए रेजिस्टेंस 8 ओम, 8 ओम का रेजिस्टेंस है वायर में 8 ओम का। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट है एंड रेजिस्टेंस है 8 ओम का। 8 ओम का आपका रेजिस्टेंस है अक्रॉस द वायर। तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द वायर, वोल्टेज क्या होगा, आप देखो वोल्टेज क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका 8 है,
करंट आपका I इज इक्वल टू 2 एम्पियर है, तो वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर होता है। वोल्टेज इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय आर, तो आपका 2 एम्पियर इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर इज इक्वल टू 8 ओम दैट इज इक्वल टू 16 वोल्ट होगा। तो आंसर इज 16 वोल्ट, करेक्ट आंसर इज 2, अरे बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ एक थोड़ा आगे देखेंगे। ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलुम्ब, माइक्रोकुलुम्ब चार्ज है हमारे पास 2 माइक्रोकुलुम्ब। चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलुम्ब इज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 500 न्यूटन पर कुलुम्ब। ए फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, वो है आपको 500 न्यूटन पर कुलुम्ब। कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो हमारे पास चार्ज क्या है, चार्ज Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलुम्ब है। तो देखो हम आगे यहां देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। देखो जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, तो दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू E होगा। Q मीन्स चार्ज, E इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, न्यूटन पर कुलुम, और कुलुम एक कुलुम होता है, ये न्यूटन पर कुलुम होता है, मीन्स फोर्स आपको न्यूटन में मिलेगा। न्यूटन आपका कुलुम, ए न्यूटन पर कुलुम, तो आपको फोर्स मिलेगा। देखो आप फोर्स क्या होगा, न्यूटन में मिलेगा, तो दैट इज आपके पास चार्ज है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रो कुलुम दिया गया है, कुलुम नहीं है, कुलुम 2 नहीं है, 2 माइक्रो कुलुम। माइक्रो का क्या होता है 10 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, माइक्रो का क्या हो जाता है 10 पावर माइनस 6, वो कुलुम हो जाता है, इंटू 500 आपके पास फील्ड इंटेंसिटी है न्यूटन पर कुलुम। ये न्यूटन पर कुलुम आपके है, तो आपको इतना फोर्स लगेगा, 0.01 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ओके, इसके बाद एक और ले लेते हैं 16 नंबर। देखो 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है वो पॉजिटिव 5 माइक्रोकुलुम है, दूसरा Q2 है नेगेटिव 4 माइक्रोकुलुम है। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, आर प्लेस 2 मीटर अपार्ट, इसका डिस्टेंस आर डिस्टेंस है वो 2 मीटर अपार्ट है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम, तो फोर्स कितना लगेगा, के की वैल्यू आपको दी गई है, लेकिन एक के की वैल्यू को तो याद रखना है, क्योंकि आपका जो के है कुलुम कांस्टेंट है, दैट इज द कुलुम कांस्टेंट। कुलुम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर पर कुलुम स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर कुलुम स्क्वायर, ये आपका के है। तो देखो ऐसा इसको कैसे करेंगे, देखो तो देखो Q1 आपका 5 है, Q1 आपका 5 है, Q2 आपका 4 है, डिस्टेंस 2 मीटर है, तो आपका फोर्स का जो आपका फॉर्मूला है कुलुम फॉर्मूला, कुलुम की फॉर्मूला क्या है, देखो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डी को डी बोलो, आर बोलो, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, और 2 चार्ज का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, और कुलुम से कुलुम कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ हमारा एक कुलुम कांस्टेंट है, देखो थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, देखो तो फोर्स कितना लगेगा, तो यहां हमारा एक कुलुम कांस्टेंट है, देखो ये आपका कुलुम कांस्टेंट है, इंटू पहला चार्ज, दूसरा चार्ज इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आपको 45 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन मीन्स 0.025 न्यूटन ये आपको फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला याद रखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स क्या प्रोपोर्शनल होता है, Q1 Q2 से प्रोपोर्शनल होता है, और फोर्स प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको जो कंबाइन करेंगे तो फोर्स होगा आपका, और बीच में जब इक्वालिटी करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कुलुम कांस्टेंट होता है। तो कुलुम कांस्टेंट इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर मीन डिस्टेंस, डी स्क्वायर बोलो आर स्क्वायर बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इस हिसाब से आपको फोर्स मिल जाता है। अब देखो देखो 17 नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पसार होता है, पास होता है, तो उसको रोकता कौन है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसको रोकता है। फ्लो होता है, वोल्टेज इसको फ्लो को धक्का मारता है, मीन्स वोल्टेज होता है वो फोर्स देता है करंट को बहता है, लेकिन इसको रोकने वाला होता है रेजिस्टेंस। तो यहां प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं बोलो? रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर इज रेजिस्टेंस, नॉट ए कंडक्शंस। कंडक्शंस तो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, तो कंडक्शन ज्यादा होगा तो कंडक्शन बोलेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करता है? मतलब ऑपोज करता है। तो ऑपोज करने वाला ये जो विरोध पक्ष का नेता वो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस होता है। अब देखो एक और क्वेश्चन ले लेंगे, एक और 18 नंबर। हाँ, एक थोड़ा और भी डिस्कस कर ले। रेजिस्टेंस का जो हमारा सिंबल होता है आर होता है, और उसका यूनिट होता है ओम होता है। ओम, एक ओम होता है रेजिस्टेंस, वो आप जानते हैं। चलो अब देखो ये हमारा 19 नंबर, और देखो ये रेजिस्टेंस का ये थोड़ा भी और भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो डिस्कशन करना चालू किया रेजिस्टेंस का, तो और भी कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस का विरोध होता है, ऑपोजिट क्या होता है? कंडक्शंस होता है। तो कंडक्शंस क्या होता है? मेजर ऑफ मटेरियल एबिलिटी टू कंडक्ट। जो कंडक्ट करता है उसको कंडक्शन बोलते हैं, जो ऑपोज करता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्शंस बोलते हैं। तो इसका सिंबल G होता है, और इसका 1/R होगा। G इज इक्वल टू 1/R रेसिप्रोकल होगा। और इसका मोह होता है, इसका जो ओम का उल्टा होता है, वो मोह होता है। इसका यूनिट होता है किसका? कंडक्शंस का। तो कंडक्शंस एंड रेजिस्टेंस बोथ आर इनवर्स। चलो एक 19 नंबर का क्वेश्चन ले लेंगे। Which of the following is the mode of heat transfer that does not require medium? किस हीट ट्रांसफर को मीडियम की जरूरत नहीं होती? देखो कंडक्शन होता है तो मीडियम की जरूरत है। ये आपका एक बार एक रोड है, रोड में से जो पास होगा हीट, तो उसको मीडियम की जरूरत होगी। कन्वेक्शन जब होता है तो कन्वेक्शन में भी मीडियम की जरूरत होती है, क्योंकि कन्वेक्शन जो पानी गर्म होता है तो कन्वेक्शन से होता है, तो वो भी उसको मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन रेडिएशन को जरूरत नहीं होती। रेडिएशन विदाउट मीडियम ट्रांसफर होता है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है विदाउट मीडियम होता है। जो हमारा सन का जो रेज आता है, सन का जो हीट आता है, वो सन का हीट जो हमारी अर्थ पे आता है वो रेडिएशन से आता है। तो रेडिएशन से बीच में बहुत सारा जो वैक्यूम प्लेस आता है, स्पेस आता है, तो भी यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब रेडिएशन को मीडियम की जरूरत होती नहीं है। तो यहाँ रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर, रेडिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हम थोड़ा इसका डिस्कशन कर ले एक बार, जो हमने सब्जेक्ट हाथ में लिया। देखो हीट ट्रांसफर, रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ रे के फॉर्म में जाता है, लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमेशा याद रखना कि जो आपका रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर द मीडियम टू ट्रांसमिशन। जब ट्रांसमिट होता है तो दिस मोड इज नॉट रिक्वायर्ड द मीडियम टू ट्रांसमिट। ट्रांसमिशन में होने में कोई मीडियम की जरूरत होती नहीं है। तो ये हमें याद रखना है। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब देखो, हाँ देखो, हम जो रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो वो आगे थोड़ा चलाएंगे। सन्स
एनर्जी रीचेस टू द अर्थ ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन से सन की एनर्जी हमारी पृथ्वी पे आती है, हमारी अर्थ पे आती है। तो देखो हम आगे एक देखें, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द बल्क मोमेंट ऑफ फ्लूइड, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द बल्क मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इज नोन है। जब बल्क मूवमेंट होता हो फ्लूइड का तो कन्वेक्शन होता है। क्या होता है? कन्वेक्शन। कंडक्शन, एक कंडक्शन एक बार में से होता है, जो एक बार सरिया ले लो, देखो कंडक्शन क्या होता है कि हम एक बार ले ले और यहां इसको गर्म करें, यहां से हम हीट देते हैं, तो यहां ट्रांसफर होता है, एक कंडक्शन होता है, एक कंडक्शन होता है। इसके बाद जो पानी उबलता है, यहां हम देखो यहां पानी है, उसको जब हम हीट देते हैं, यहां से हीट दिया, तो जब हीट देते हैं तो इसका जो नीचे का जो एटम्स होता है वो पहले गर्म हो जाते हैं, उसकी डेंसिटी कम होती है तो ऊपर जाते हैं और ऊपर के ठंडे नीचे आते हैं। तो ऐसा ये जो फ्लो चलता है इसको बोलते हैं बल्क मूवमेंट। तो बल्क मूवमेंट ऑफ फ्लूइड से जो ट्रांसफर होता है हीट, वो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। एक कन्वेक्शन की प्रक्रिया है, तो कन्वेक्शन से होता है। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है वो भी हम देख लेंगे। कोई भी देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अरे कोई भी मटेरियल होता है, इसका हीट कैपेसिटी होती है। तो हीट कैपेसिटी, देयर इज ए 3 मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। हम देखें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन देख लिया। कन्वेक्शन जो हीट बल्क मूवमेंट होता है वो हमने देखा। रेडिएशन हमें आगे देखा, एक क्वेश्चन देखा रेडिएशन का, जो हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हिसाब से जो सन की एनर्जी रीचेस टू अर्थ पे आती है वो आपका रेडिएशन होता है। देखो which temperature scale is a absolute temperature scale? एब्सोल्यूट कौन सा है? तो देखो सेल्सियस नहीं, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं देता है। केल्विन जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर देता है, क्योंकि केल्विन ने थर्मोडायनेमिकली जो आपका जो प्रेशर, कोई गैस है उसका प्रेशर जब जीरो हो जाए, तो इस स्केल पे उन्होंने जीरो से बनाया स्केल, वो एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट आपका स्केल है वो केल्विन है। तो केल्विन इज द करेक्ट आंसर। सेल्सियस, फ़ारेनहीट અને રેન્કાઇન इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो केल्विन इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इज द केल्विन। तो केल्विन क्या होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द 0 केल्विन। यहां से चालू होता है, तो ये 0 केल्विन यहां से चालू होता है, ये एब्सोल्यूट स्केल है। तो इसको जीरो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं, तो केल्विन को हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। अब देखो आगे बढ़ेंगे। तो एक बात हम देख लेते हैं, देखो अब आपको केल्विन में, डिग्री में से केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो कैसे करना है वो भी यहां डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपके पास डिग्री में हो केल्विन इज इक्वल टू टीके, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है इसको 273.15 ऐड करना पड़ता है, क्योंकि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 0 केल्विन, वहां से चालू होता है स्केल। इसका मतलब आपका जो केल्विन होगा वो आपका जो डिग्री सेंटीग्रेड है इसमें 273 ऐड करना पड़ता है। चलो इसके बाद एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। स्पेसिफिक हीट इज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट। अब आपको स्पेसिफिक हीट क्या होता है? तो जो स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि हीट कैपेसिटी पर मास। स्पेसिफिक जब वर्ड आता है तो पर मास होता है, यूनिट मास होता है। यूनिट मास आता है तो स्पेसिफिक आता है। तो यहां स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो स्पेसिफिक हीट इज अ हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। जब स्पेसिफिक वर्ड आया तो इसका मतलब पर यूनिट मास होता है, तो यहां हीट पर यूनिट मास होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूनिट होता है
जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, ऐसे भी लिख सकते हो जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। पर किलोग्राम मीन्स स्पेसिफिक हो गया, वो मास पर मास हो गया। अरे जूल पर केल्विन होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? जूल पर केल्विन होता है। देखो इसके बाद एक देखेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपांसन इज द मोस्ट एप्लीकेबल टू। लीनियर थर्मल एक्सपांसन जब होता है, जब हमको इस हीट देते हैं तो इसका लीनियर थर्मल, एक बार है आपके पास जो आयन का बार है, लोखंड का बार है, इसको जब हीट देंगे तो वो एक्सपांड होगा, तो इसको लीनियर थर्मल एक्सपांसन बोलते हैं। तो लीनियर थर्मल एक्सपांसन जो मोस्ट एप्लीकेबल टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में आपका लीनियर एक्सपांसन एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हम सॉलिड का एक बार ले ले, एक सरिया ले ले, उसको यहां से गर्म करे, हीट दे दे, तो इसका एक्सपांसन होगा, ऐसे डेल्टा एल बढ़ेगा, अथवा तो ठंडा करेंगे तो इसका लेंथ घटेगा, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपांसन। तो लीनियर थर्मल एक्सपांसन ए ऑलवेज मींस सॉलिड में होता है, एप्लीकेबल इन सॉलिड, याद रखना। अब देखो इसके बाद का एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट इन वेव फेज, वेव की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पॉइंट इन द वेव फेज इज कॉल्ड, जो दो फेज इक्वल फेज हो, वेव में दो इक्वल फेज हो, तो इक्वल फेज वाला पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है इसको वेवलेंथ बोला जाता है। क्या रहता है? वेवलेंथ। इसको लैम्बडा बोलते हैं, वेवलेंथ को लैम्बडा बोलते हैं। लैम्बडा क्या होता है कि आपका जो ऐसे वेव हो, तो वेव के इक्वल एम्पलीट्यूड, जो इक्वल आपका जो पोजीशन है, इक्वल फेज है, इसका फेज इक्वल है, तो ये लैम्बडा है, मींस वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ इज द करेक्ट आंसर। टू सक्सेसिव पॉइंट इन द वेव के बीच में सिंबल इसका लैम्बडा होता है। यूनिट इसका मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, और एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन एंगस्ट्रॉम भी होता है, एंगस्ट्रॉम ज्यादा होता है। अब देखो, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 50 हर्ट्ज, आपकी फ्रीक्वेंसी वेव की है f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज से, व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम? फ्रीक्वेंसी से उल्टा, पीरियोडिक टाइम का मतलब होता है उल्टा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में वेव जितना वेव बने, नंबर्स ऑफ वेव, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, दैट इज द आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, साइकिल पर सेकंड। लेकिन फ्रीक्वेंसी का उल्टा करो तो क्या होगा? एक वेव के लिए क्या टाइम लगेगा, एक वेव फॉर्म करने में क्या टाइम लगेगा, तो वो होगा आपका पीरियोडिक टाइम। तो पीरियोडिक टाइम होगा फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम, अरे 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होगा, वो पीरियोडिक टाइम होगा। देखो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है, और फ्रीक्वेंसी होगा 1 अपॉन टाइम, तो आपका पीरियोडिक टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 50, दैट इज इक्वल टू 0.02 सेकंड। 0.02 सेकंड, दिस इज योर पीरियोडिक टाइम। तो पीरियोडिक टाइम क्या होता है? वेव मोशन में रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। तो यहां ए आंसर आएगा आपका, पीरियोडिक टाइम का ए, आपका क्वेश्चन का आंसर ए आएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो इसके आगे देखेंगे। देखो,
Which property of wave is related to the loudness in the case of sound wave? जब साउंड का वेव होता है तो इसकी जो लाउडनेस होती है, तो लाउडनेस क्या होती है, इसका एम्पलीट्यूड पे, हमेशा लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। कोई भी वेव हो तो इसका लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं, वेव लेंथ पे नहीं, पीरियोडिक टाइम पे नहीं, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब एक वेव होता है तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, वो इसका एम्पलीट्यूड होता है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। ये एम्पलीट्यूड है आपका, ये एम्पलीट्यूड ए है, ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड हमेशा लाउडनेस देता है। इसके बाद देखेंगे एम्पलीट्यूड, जवाब आएगा, आंसर आएगा भाई। ऐसा यूनिट ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट क्या होगा, क्या होगा बोलो, मीटर होगा। एम्पलीट्यूड का मीटर होगा, क्योंकि वो हाइट है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है वेव, जो पार्टिकल जो मैक्सिमम मूवमेंट करता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, वो होता है इसका एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड मीटर में मेजर किया जाता है। अब देखो इसका आगे देखिए एक और क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रोबेबल है, डीडी सेट में आपको पूछाएंगे, ऐसा प्रोबेबल है। ये सब कर लेना, अच्छी तरह से कर लेना, इसमें से ही आएगा। देखो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव व्हेन द क्रॉसेस द बाउंड्री बिटवीन द टू डिफरेंट मीडिया। जो आपका चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव व्हेन द क्रॉसेस द बाउंड्री बिटवीन द टू डिफरेंट मीडिया, दो अलग अलग मीडिया को क्रॉस करते हुए, जो बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, जो आपका चेंज होता है वेव का, बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया, चेंज इन डायरेक्शन चेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं बोलो। चलो इसका हम ऑप्शन आपको दे देते हैं। देखो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन। जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाए तब जो हम देखते हैं, देखो एक हम ग्लास का क्यूब ले लें, यहां एक इंसिडेंट रे दे देते हैं, तो ये जो एयर का मीडियम है, इसमें से ए मीडियम में आएगा तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ऐसे जाने के बदले नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, तो बेंड होगा तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाते वक्त जब वेव बेंड होता है तो डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ए होनी चाहिए, लेकिन ये बेंड हो कैसे हो जाता है, इसका मतलब इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो आगे पढ़े। अकॉर्डिंग टू स्नेल लो एंगल जो होता है आपका, according to Snell law, the angle of the incident to related to the angle of refraction, that is equal to Snell law के हिसाब से क्या होता है, तो n1 into sin theta 1 n2 that is equal to n2 sin theta 2। n1 n2 आपका जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये n1 पहले मीडियम का, दूसरे मीडियम का, आप देखो ये एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जब रे जाता है, ये आपका नॉर्मल है, और जाता है तो ऐसे बेंड हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ आपका थीटा 1 है, यहाँ एंगल बनता है वो थीटा 2 है नॉर्मल के साथ, तो इसका साइन का रेशियो आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसका मतलब ये, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम का n1 हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो, तो n1 इंटू साइन थीटा 1 दैट इज इक्वल टू n2 इंटू साइन थीटा 2। ये स्नेल लॉ है, स्नेल लॉ है, स्नेल लॉ दैट इज n1 इंटू साइन थीटा 1 अप इंटू इज इक्वल टू n2 इंटू साइन थीटा। तो n1 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा है, और थीटा 2 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये आपका ए स्नेल लॉ के हिसाब से ये आपका ए करेक्ट आंसर आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसके आगे देखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे
ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आपने देखा था मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो व्हाइट फ्लेम होती है और व्हाइट कलर का जो हमें रेसिड्यू मिलता है। तो वो जो होता है, तो उसमें क्या पूछा गया हमें, जो हम एक एक्सपेरिमेंट, हम पहला एक्सपेरिमेंट जो हमें एनसीईआरटी में पहला एक जो केमिकल रिएक्शन का है वो हम देखते हैं। तो ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर द प्रोड्यूस डेजलिंग व्हाइट लाइट। डेजलिंग व्हाइट लाइट पैदा होती है जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, एमजीओ बनता है, एमजीओ बनता है और डेजलिंग व्हाइट लाइट होती है। तो वो हम जानते हैं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन 32 नंबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें बैलेंस कौन सा है? बैलेंस में क्या होता है कि एक जो आपकी जो लेफ्ट साइड है इसमें राइट साइड में दोनों साइड में जो भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट के एटॉम की संख्या इक्वल होनी चाहिए। वो कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम होता है। कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा कंजर्व होता है। तो इस हिसाब से हमें बैलेंस इक्वेशन देखना है। तो यहां आप देखोगे तो NaCl, हम पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो देखो इसमें ए जवाब करेक्ट ए है क्योंकि NaCl प्लस AgNO3, इसमें Na कई क्या है, Na1 है, यहां भी Na1 है, सोडियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, यहां Ag जो सिल्वर 1 है, यहां सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 3 है। मींस इसमें जितने इस साइड में हैं इतने एटम इस साइड में है और दूसरे में नहीं है, देख लेना, और दूसरे में नहीं है, इसलिए ये बैलेंस इक्वेशन है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है, आपको देख लेना है। इसके बाद आगे चलेंगे 33 नंबर का एग्जाम्पल, वो आपका देखेंगे 33 नंबर का MCQ जो DD सेट में आने वाले हैं। ये सब DD सेट वाले हैं, पूछ सकेंगे क्योंकि बहुत अच्छे हैं सब। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पजेज इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? स्टोरिंग द ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर ऑफ गैस सिलेंडर नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर नहीं है। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना क्ले प्लेट में नहीं है। अब आपको चाइना प्लेट में पेट्रोल रख दो तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। लेकिन हीटिंग ऑफ कॉपर वायर को जब हीट करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल हीटिंग इन द वायर द प्रेजेंस ऑफ द एयर के प्रेजेंस में होता है तो क्या होता है, कॉपर का ऑक्साइड बनता है, तो चेंज होता है। तो केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन द केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म टू द वन सब्सटेंस टू अनदर, एक में से दूसरा ट्रांसफर होता हो तो वो केमिकल रिएक्शन होता है। When the copper is heated the high temperature in the presence of air, it goes the chemical reaction and CuO2 2Cu plus O2 होगा, 2CuO मीन्स कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो ये चेंज हो गया आपका, उसका जो फॉर्म है सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफर होता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद का देखेंगे केमिकल फॉर्मूला फॉर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम सब जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, किसको नहीं जानता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, हम जानते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है और आपका साइट्रिक वो होता है। तो देखो ये HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सबसे ज्यादा होता है हमारे पास, जो सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेट जो है स्ट्रेंथ वाला वो HCl है। HCl पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा आता है? Na4OH, CaOH, अथवा तो हम देखते हैं यहां और क्या ऑप्शन दिया गया है, सॉरी, तो आप जानते हैं इसमें NaOH ये आपका स्ट्रॉन्ग वो बेस होता है। इसके बाद थोड़ा मिसप्लेस हो गया है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, करेक्ट कर लेंगे। पहले थोड़े आगे के दे लेंगे एग्जाम्पल, बाद में करेक्ट कर लेंगे इसको।
देखो, व्हाट डज द एब्रीविएशन यहां देख लेते, चलो HTML क्या होता है। अब कंप्यूटर साइंस वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आ जाओ। कंप्यूटर एप्लीकेशन में HTML आता है। HTML क्या होता है? तो HTML इज द हाइपर टाइप मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टाइप मार्कअप लैंग्वेज होता है, आप जानते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग MS ऑफिस स्वीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या है? तो सब है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, हम सब इसका उपयोग करते हैं, जो सब MS ऑफिस है। तो इसका मतलब वो ऑल एबो। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल फाइल होता है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसको बोलते हैं XLSS। इसके बाद ये सब हम जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब हम इकोसिस्टम मीन्स आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आ गए, एनवायरमेंटल साइंस। तो जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक मीन्स पानी में, जो पानी का इकोसिस्टम है वो वेटलैंड है। वेटलैंड पानी का है, एक्वेटिक मीन्स पानी का। डेजर्ट नहीं है, माउंटेन नहीं, आइसलैंड नहीं, ये सब एक्वेटिक नहीं है, मीन्स पानी वाला नहीं है। वेटलैंड इज द एक्वेटिक, वो आपका है। अब देखो यहां 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हमारा आयोनिक जो बॉन्ड बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनते हैं, इसका क्या आपका प्रॉपर्टी होता है? हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्योंकि आयोनिक होता है जल्दी अलग नहीं बनते। आयोनिक होता है जब, आयोनिक कब होता है? एक्सचेंज होता है, जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे देता है, परमानेंटली दे देता है, शेयरिंग नहीं करता है। शेयरिंग से कोवेलेंट होता है। लेकिन आयोनिक जब बनता है तब वो दे देता है, तो वो फर्म रिलेशन हो जाता है एकदम। तो फर्म रिलेशन के कारण हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आयनिक कंपाउंड का हमेशा हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, बराबर। तो ये आप जानते हो कि आयनिक कंपाउंड बहुत मजबूत होते हैं, बराबर। कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो इतना मजबूत नहीं होता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग रहता है। इसमें शेयरिंग नहीं होता, इलेक्ट्रॉन परमानेंटली दे देते हैं। अब देखो, अरेंजमेंट फॉर द कॉपर टीन लीड मर्क्यूरी अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। देखो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। तो टीन, लीड, कॉपर एंड मर्क्यूरी, ए एक्टिविटी सीरीज। देखो पहले एक्टिविटी सीरीज हम देख लेंगे थे कि एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कि जो ज्यादा से ज्यादा कौन सा एलिमेंट एक्टिव होता है हमारे केमिस्ट्री में हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहला पोटेशियम आता है, यहां देख लो। सबसे पहला पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एफी, टीन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, एजी, एओ। तो देखो यहां हम देखो टीन पहले है, यहां टीन, इसके बाद लीड आता है, राइट, इसके बाद कॉपर नीचे आता है, राइट, और मर्क्यूरी इसके बाद आता है। इसका मतलब टीन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, ये सीक्वेंस है आपका, जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव, इससे कम, इससे कम और इससे कम। यहां अलग अलग दिया है वो नहीं है, लेकिन ए है आपका आंसर है। ये आपको एक्टिविटी सीरीज याद रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एफी એટલે आयन, आपका एसएन मीन टीन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, गोल्ड सबसे कम, एंड पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, आप जानते हैं। चलो सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पोटेशियम होता है और सबसे नीचे गोल्ड है, प्लेटिनियम होता है। एक्चुअल में गोल्ड तक देते हैं हम। देखो
चलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू तो हम जानते हैं, सीपीयू को जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू हमारा आता है, जो हार्ट है हमारा, जो कंप्यूटर का हार्ट है, वो सीपीयू होता है, मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसर लगता है इसमें। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? बीट होता है। स्मॉलेस्ट बीट होता है, बाद में बाइट होता है, बाइट से होता है एमबी और एमबी से होता है जीबी। बीट बाइट बनता है, बाइट से एमबी बनता है, मेगाबाइट बनता है, मेगाबाइट से गीगाबाइट बनता है। दैट इज द पहले आता है बीट। तो स्मॉलेस्ट इज द बीट, स्मॉलेस्ट इज द बीट। चलो भाई, 40 देखो, हाँ यहाँ ए बी देख लो। ए बी याद रखना, आपको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 बिट का एक बाइट होता है, 8 बिट बन के एक बाइट होता है। 1024 बाइट से किलो बाइट बनता है, केबी बनता है। केबी 1024 किलो बाइट से एक मेगाबाइट बनता है, इसको एमबी बोलते हैं। इसके बाद एक 1024 मेगाबाइट से एक गीगाबाइट बनता है, जीबी बोलते हैं। और 1024 गीगाबाइट से एक टेराबाइट बनता है, टीबी। तो हम टीबी के जमाने में आ गए। अब हमको जो हार्ड डिस्क मिल रही है, हार्ड डिस्क हमें टीबी में मिलती है। पहले जीबी में आती थी, इसके पहले एमबी था, इसके पहले केबी था। केबी का जमाना था। तो केबी, एमबी, जीबी और टीबी हमने बहुत सारा प्रोग्रेस कर लिया है। अब तो हम टीबी में आ गए हैं, टेराबाइट में। तो टेराबाइट, दैट इज टेराबाइट। अब देखो, इसके आगे देखेंगे, व्हाट डज द एब्रीविएशन ऑफ HTML स्टैंड फॉर? हमने अभी देखा, हमने वो है हमारा हाइपर टाइप मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टाइप माइक्रो। बीच ऑफ द MS ऑफिस हम देखे, ये सब देख लिया हमने, क्योंकि ऑल ऑफ एबव, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, सब स्वीट है। अब देखो, व्हाट इज द डिफिकल्ट एक्सटेंशन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट? ये भी देख लिया, ये होता है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम? तो एक्वेटिक इकोसिस्टम हमारा वेटलैंड होता है। क्या होता है? वेटलैंड, क्योंकि एक्वेटिक है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम आपका वेटलैंड होता है। डिलीट कर दो। चलो, इसको ले आओ, खोलो इसको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट यूज ऑफ द फॉरेस्ट? अब हम एनवायरमेंटल साइंस में आएंगे, तो हम देखो कि फॉलोइंग इज द इनडायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का इनडायरेक्ट यूज क्या होता है? तो फॉरेस्ट का इनडायरेक्ट यूज होता है चेकिंग सॉइल एरोजन। सॉइल का जो इरोजन होता है, पानी जब आता है, बहुत सारा पानी आता है, बारिश होती है, तब सॉइल का इरोजन हो जाता है, और जो फर्टाइल लेयर होता है सॉइल का, वो इरोड हो जाता है। तो इरोजन रोकने के लिए हम फॉरेस्ट का उपयोग करते हैं। मीन्स जब हम प्लांटेशन करते हैं तो इसका इरोजन कम होता है। तो ए चेकिंग सॉइल इरोजन इज द इनडायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का दूसरा इनडायरेक्ट यूज वो होता है जो इरोजन को कम करता है। इसके बाद गार्डन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। गार्डन क्या एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। कि गार्डन हम बनाते हैं, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल गार्डन है। इसके बाद देखेंगे, टाइम कम है हमारे पास थोड़ा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? रिन्यूएबल क्या होता है? जो फिर से बनता है। रिन्यूएबल होता है जो सोलर एनर्जी होता है, विंड एनर्जी, विंड पावर होता है, सोलर पावर होता है, रिन्यूएबल होता है। ये नॉन रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं। तो नॉन रिन्यूएबल कोल होता है। कोल रिन्यूएबल नहीं है। कोल का जो कोटा है, जो अंदर हमारे अर्थ में है, वो एक बार सीज होने वाला है, वो खत्म होने वाला है, वो रिन्यूएबल नहीं है। सोलर रिन्यूएबल है, मीथेन रिन्यूएबल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, वो भी रिन्यूएबल है, हम जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन कौन करता है? क्या प्राइमरी क्या सोर्स होता है वाटर पॉल्यूशन का? तो some primary contributor of the water pollution is the eco-pass industrial waste। जो प्राइमरी, यहाँ एक बार देख लो, आप बराबर समझ लो इसको। some primary contributor of the water pollution encompass the industrial waste होता है कोल प्लांट, ऑयल स्पिल, गैस पाइपलाइन, improper waste deposit, marine dumping,
मरीन का डंपिंग होता है, माइनिंग एक्टिविटी, ये सब होता है, वो प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन होता है। तो इसमें से कोई नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, ये आपका नन। अब देखो हम मैथ्स में आ गए, हम मैथ्स में आ गए, जो हमारा आप सबका प्रिय सब्जेक्ट मैथ्स। चलो, हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया गया है x3 1 -2 1 4 4 0 6, इसकी वैल्यू 86 होती है, तो x की वैल्यू क्या होगी? इसकी टोटल डिटरमिनेंट की वैल्यू 86 होती है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो a होगा। ऐसे हम सोल्व करेंगे। देखो पहले x लेंगे तो a आपका a मिलेगा, x लेंगे तो a बॉक्स मिलेगा, a आपका डिटरमिनेंट मिलेगा 1 × 6 - 4 × 0। बाद में -3 लेंगे, क्योंकि पहले प्लस आता है, बाद में माइनस आता है, प्लस बाद में प्लस आता है, तो -3 लेंगे तो आपको a मिलेगा। तो -3 -2 × 6 4 × 4, तो a होगा। जब हम 1 लेंगे, +1 लेंगे, तो आपका +1 लेंगे तो a आपका डिटरमिनेंट आएगा -2 × 0 1 × 4, तो a आपका 86 होता है। इसका मतलब जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 × 6 6 -0 है, तो ये x 6 हो गया, 6x -2 × 6 -4 × 4 इट दैट इज 16, 16 + 12 28, एंड यहाँ 1 × -2 × 2 × 4 × 1 is 4, तो -4, तो ये होगा x6 84 - 4 80, तो 86 = 80, तो 80 यहाँ जाएगा और अपॉन 6 करेंगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी। तो यहाँ करेक्ट आंसर इज 1, करेक्ट आंसर इज 1, इसका करेक्ट आंसर 1 है। देखो इसके बाद देखते हैं, इन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज द 4/3, जो मैट्रिक्स आपका 4/3 का हो, 4 रो एंड 3 कॉलम, देन अने 3/B मैट्रिक्स है 3/5, 3 रो एंड 5 कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ABC क्या होगा? A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, B को C, इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका है 4/2। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C, तो C का क्या होगा? देखो ये आंसर देखते हैं, हम करेक्ट करके देखते हैं आपको। देखो जो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ओनली व्हेन द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक इज सेम द रो, पहला का कॉलम भी दूसरे का रो के बराबर होना चाहिए तो बन सकता है, एंड नंबर ऑफ द रो रिजल्ट इन द मैट्रिक्स इक्वल टू द फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स। तो हम पहले यहां समझ लो, AMN होगा और BMONO होगा। देखो A में MN होगा, M रो एंड N कॉलम, B में N रो और M O कॉलम होगा, तो आपका आंसर AB क्या बनेगा? MO बनेगा, क्योंकि इसका रो होगा और इसका कॉलम आएगा, पहले वाला का रो और दूसरे वाला का कॉलम। अब देखो सेम वे ABC करेंगे तो A को M × N लेंगे, B को N × O लेंगे, C को O × P लेंगे, तो क्या होगा? देखो ABC जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रो आएगा और P का कॉलम आएगा, इसका कॉलम आएगा, तो P कॉलम, C का P कॉलम आएगा। इसका मतलब A 4/3 है, B 3/5 है और C M × N है, तो आपका ABC है 4/2। इसका मतलब ये P की वैल्यू 4 आनी चाहिए, M की वैल्यू 4। तो कंपेयरिंग द अबव रिलेशन, हम C को बोल सकते हैं 5/2, क्योंकि यहाँ 5 आना चाहिए, A आना चाहिए, और यहाँ 2, यहाँ का 2 आना चाहिए, तो यहाँ आपको 5/2 मिलना चाहिए। अब देखो स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स A is square of matrix A is A inverse is equal to adjacent of adjoint of A, then modulus of A का मॉड्यूलस क्या होगा? A का मॉड्यूलस 1 होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि A इनवर्स इज इक्वल टू, A इनवर्स क्या होता है? A इनवर्स कब होता है? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड्यूलस ऑफ A। यहां आपका इनवर्स एंड एडजॉइंट सरखा है, इक्वल है, एडजॉइंट एंड इनवर्स इक्वल है, इसका मतलब मॉड्यूलस 1 होना चाहिए।
तो इसका मॉड्यूलस 1 होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखो चौथा देखे, चलो आपका जो ए मैट्रिक्स है 4 6 2 1 है, बी मैट्रिक्स 1 -3 -2 -1 2 है, ए प्लस बी इनवर्स क्या होगा? तो ए प्लस बी इनवर्स कैसे करते हैं हम बता देते हैं आपको। एक मिनट जरा, हम इसको हम सॉल्व करेंगे, बाद में सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी इनवर्स करके ए प्लस बी करेंगे और इसको इनवर्स करेंगे, वो बाद में देखते हैं। देखो हम एक ट्रिकोनोमेट्री का ए ले लेते हैं। देखो साइन 2a साइन प्लस साइन 8a, साइन 2a प्लस साइन 8a अपॉन कॉस 2a प्लस कॉस 8a, ऐसा हमारे पास है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? देखो साइन a प्लस साइन b क्या होता है? 2 साइन a प्लस b बाई 2 एंड कॉस a माइनस b बाई 2। जो साइन a प्लस साइन b क्या होता है? 2 साइन a प्लस b बाई 2 और कॉस a माइनस b बाई 2 होता है। और कॉस a प्लस b क्या होता है? तो कॉस a प्लस b होता है हमारा कॉस a कॉस b क्या होता है? कॉस a प्लस कॉस b, 2 कॉस a प्लस b एंड कॉस a माइनस b। तो यहाँ हम ले लेंगे, यहाँ साइन 2a, इसको a ले ले, इसको b ले ले, तो यहाँ 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, नीचे 2 कॉस a माइनस b बाई 2 एंड a प्लस b बाई 2, a होगा आपका। अरे 2 कॉस a प्लस b बाई 2, यहाँ प्लस आना चाहिए, यहाँ प्लस आना चाहिए, अपॉन a माइनस b बाई 2। तो इसका क्या हुआ देखो, a साइन 2 साइन 5a होगा, यहाँ 3a हो जाएगा, 8 माइनस 3 बाई 2 3a होगा, यहाँ होगा 2 कॉस 5a होगा और कॉस 3 होगा। तो साइन 5a अपॉन 3a, क्योंकि देखो एक कॉस 3 है, कॉस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 साइन 5a, 2 कैंसिल, तो साइन 5a अपॉन कॉस 5a दैट इज tan 5a। तो इसका आंसर आएगा tan 5a। तो tan 5a आंसर आएगा। अब देखो sec 75 की वैल्यू क्या होती है? sec 75, तो sec को क्या बोलेंगे? sec होता है 1 अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन कॉस छोटा होता है, तो sec 75 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 75। कॉस 75 की वैल्यू क्या होगी? कॉस का 2 टुकड़ा कर देंगे एंगल का, 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 कॉस a प्लस b हो गया। कॉस a प्लस b होगा तो क्या होगा? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो देखो यहाँ वैल्यू रख दो, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ आपको एक ट्राइंगल याद रखना है, वो 45 डिग्री वाला 1 अंडर रूट 2 और 30 60 वाला ट्राइंगल, यहाँ 60 डिग्री हो, यहाँ 30 डिग्री हो, तो आपका यहाँ 2 1 अंडर रूट 3, ऐसे याद रखोगे तो सब वैल्यू आपको मिल जाएगी दोनों में से। कॉस 45 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 अपॉन ए, यहाँ कॉस ए होता है, कॉस की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ 30 देखो, कॉस क्या होगा? रूट 3 बाई 2, यहाँ रूट 3 बाई 2 होगा, माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन रूट 2, और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 30 का साइन होगा ए 1 अपॉन 1 बाई 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 होगा। तो ये सब समेशन करेंगे तो ए आंसर आएगा कॉस 75 का अंडर रूट 3 माइनस 1 2 अंडर रूट 2। तो ये आपका आंसर आएगा। हाँ नहीं, सॉरी, इसमें क्या गलती कर दी है उन्होंने। सेक 75, अच्छा कॉस 75 की वैल्यू है आई, एक कॉस 75 की वैल्यू मिली, तो सेक की वैल्यू क्या होगी? देखो एक कॉस की वैल्यू आई, हमारे सेक की लेनी है, तो सेक 75 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 75, तो उल्टा कर देंगे तो 2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1,
2/3 तो सी आंसर आएगा, क्या आएगा, सी आंसर आएगा। ओके, तो अब ऐसे सब और भी हम अगले वीडियो में और भी हम बहुत सारे वो एमसीक्यू लेंगे। जब तक 19 अप्रैल को एग्ज़ाम है, 19 अप्रैल तक हम एमसीक्यू आपको कराते रहेंगे, एमसीक्यू बहुत सारे कराते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहना, यूट्यूब चैनल देखते रहो, इसको सब्सक्राइब करो, इसका बेल आइकन दबाओ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आइकॉन इंजीनियरिंग क्लास आंबावड़ी में ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है, ऑफलाइन बहुत अच्छी तरह से चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। आप भी आ सकते हो, बहुत रिजनेबल फी में सब हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा आपका। तो आप आओ। जय हिंद, जय भारत।